जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब, आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिस में आया हूँ आपने मुझसे बोलचाल बंद की हुई है और बड़े मसरूफ नजर आए हैं। मुझे पता है कि जितना आपने काम किया, देयर इज अ बिग स्टोरी जो आप डिस्कस करना चाहते हो। जी भाई, खुदा नहीं, आज सर ये मेरा शो है, मैं इसका टीवी एंकर हूँ, अब तो कागजी तौर पर भी साबित हो गया है। लिहाजा आपकी मैं स्टोरी और काम की मेहनत, क्योंकि आपने 5 घंटे लगाए हैं, मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन आज जो अदालत उज़्मा में हुआ है मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करने दूंगा। पहले हम उस तरफ जाएंगे और मैंने आपको बगैर बताए आमिर अब्बासी साहब को बुला लिया। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। यकीनन मैं अपने आमिर साहब से भी बात करना चाहूँगा जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। ज़ाहिर है ताज़ा तरीन हम लेंगे उनसे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप तक ये इत्तला नहीं पहुँची है कि अडियाला जेल में जो कैद हैं साहब, उन्होंने रूदा के चमन जो है बरतानिया के बहुत ही मौक़र जरीदे इकोनॉमिस्ट के लिए एक मजमून लिखा है, और मेरा अपना ख्याल है कि उस मजमून के आलमी सतह पर बहुत सारे रिपल्स होंगे, और आपसे वादा है कि हम कोर्ट को डिस्कस करने के बाद इस प्रोग्राम में उस ख़त का तफसील से जायज़ा लेंगे। ख़त नहीं, मजमून का जो अडियाला जेल के कैदी ने, जिनको उन्होंने 5 घंटे पढ़ा भी है बैठ के, जिसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा। बहरहाल आमिर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मामला कल तक चला गया, हमें ट्रेंड भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, लोग बल्कि बेट्स वगैरह भी कर रहे हैं 6-1 और 5-2, और आलमोस्ट तय कर लिया गया है कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। हम ज़ाहिर है ऐसी हमाकत नहीं कर सकते बीइंग रेगुलर। आपके ख्याल में आज जो इतनी लंबी चौड़ी समाअत हुई है उसके अहम तरीन नकात नाअहली वाले मामले में कौन से थे जो आपके ख्याल में आम आदमी को समझने चाहिए? देखिए नुसरत साहब, आज जो 3 अहम वकला थे जो अदालती मुआवनीन थे, जिसमें अजीज़ भंडारी और फैसल सिद्दीकी, उन्होंने बहुत तफसीली दलाइल दिए। 6 घंटे तक समाअत चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो लार्जर बेंच है 7 रुकनी, इस बेंच ने आज जब समाअत की तो बुनियादी तौर के ऊपर तो सवाल ये है कि जो समीउल्लाह बलोच केस है कि क्या उसकी हैसियत बरकरार रहेगी ताहयात नाअहली की, या फिर इलेक्शन एक्ट जो 5 साल जहां पर मुद्दत तय कर दी गई है नाअहली की, वो उसका राइज होगा। ये बुनियादी सवाल था। इसके ऊपर जो अदालती मुआवनीन हैं उन्होंने अदालत को असिस्ट किया। इस मौके पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने यह कहा कि अगर किसी जगह पर भी अभाम हो जब किसी कानून में या आईनी शिक में, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी वजाहत कर देती है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मुकदमा है ताहयात नाअहली का, इसमें बुनियादी तौर के ऊपर तो क्योंकि खला है, और खला जो उन्होंने कहा कि उनकी रज़ा रब्बानी साहब से भी बात हुई जिन्होंने 18वीं तरमीम में इन तमाम 100 से ज़ायद शिकों को भी जायज़ा लिया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कुछ हसास मामला था इसलिए इसको टच नहीं किया गया। भाई कोई हसास मामला नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे डट गई थी जमीयत उलमा इस्लाम कि हाँ जी हम तो ये इस्लाम के निफाज से मुतल्लिक है, और साथ ही उनके देखा देखे इसहाक डार साहब को भी उन दिनों याद आ गया था, अल्लाह हम तो मुस्लिम लीगी होते हैं और मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, इस वजह से इन पे कंसेंसस नहीं हो पाया था। बहरहाल जो अदालत को सुनाया गया, ये तो पार्लिमानी रिपोर्टर आपको बता रहा है, अदालत को जो कहानी बताई गई वो आप बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने बार बार ये कहा कि अगर किसी भी मामले के ऊपर कोई जुर्म हो जाए और अगर उसमें उसको ताहयात या हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए, तो ये तो इस्लाम की बेसिक जो टीचिंग्स हैं जो उनके खिलाफ वर्जी होगी, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ होगा कि मुआफ़ी का दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम में ये वाज़े तौर पर है कि अगर कोई जुर्म हो भी जाए तो उसमें मुआफ़ी की गुंजाइश हमेशा रहती है, और अगर किसी को किसी जुर्म की या किसी गलत बयानी की बुनियाद के ऊपर हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए तो ये तो इस्लाम की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और तालीमात हैं उसकी खिलाफ वर्जी होगी। ऑल्दो कि इसमें कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह का एक अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने ये कहा कि हम इसको तय करने के बजाय क्यों ना इसको पार्लियामेंट की तरफ वापस भेज दें और पार्लियामेंट ही ये तय कर दे, क्योंकि ये भी एक सवाल आया कि अदालत अगर कोई हुक्म जारी करती है, जैसे पहले 5 रुकनी बेंच ने किया, अब ये 7 रुकनी बेंच है, कल कोई तीसरा 9 रुकनी बेंच आकर कोई इससे भी मुख्तलिफ ऑर्डर पास कर दे, तो क्या ये मसला हमेशा के लिए तय नहीं हो जाना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए? तहम इस मौके के ऊपर जो अदालती मुआवनीन हैं उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें ये तय कर लेना चाहिए कि क्या जो अच्छा आमिर, बुनियादी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर एज नुसरत जावेद, पता नहीं अदनान साहब का क्या ख्याल है
میں منصور صاحب کی سوچ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاستدان یہ سوچ کر کچھ شکوں کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جی ہم تو نیک پاک ہیں، ہم پر تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جیسے نیب کو نہیں چھیڑا، چودھری نثار علی خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں جی ہم کون سے کرپٹ لوگ ہیں، ہم کیوں ان کو کریں. پارلیمنٹ پورا نہیں ہے نا سر، ویسے بھی وہ 5 سال ڈیفائن ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ کر چکا ہے. بابو میں آپ کو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہو یار 85 سے پارلیمان کور کرتا رہا ہوں میں جلدی چکے ہمارے پاس موضوع زیادہ اور وقت کم ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باعث شرم ہے ہمارے تمام سیاستدانوں کے لیے. کسی ایک سیاسی جماعت کو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے کرنے کا کام اب سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل یہ ختم ہو جائے گا. میں زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں ہوں عامر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہی ہوا جس کا آپ نے کل ہمیں خبر دے دی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ڈویژن بینچ کو نظر انداز کرتے ہوئے پشاور کے براہ راست وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں بلے کا نشان واپس لینے. اس کی آپ کو جلد کاروائی سماعت ہوتی ممکن نظر آ رہی ہے؟ نصرت صاحب، پی ٹی آئی نے بہت تیزی سے اس آرڈر کو چیلنج کر دیا جو پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا، اور یہ کہا کہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نظر ثانی کی گئی اور پھر یہ آرڈر ریورس کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن کا آرڈر بحال کر دیا گیا، یہ پشاور ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے اس نے غلط کیا، لہٰذا اسٹے آرڈر برقرار رکھا جائے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے. انہوں نے بہت تفصیلی درخواست لکھی، اس میں انہوں نے تمام وہ بیک گراؤنڈز دیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی، کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں کیا گیا، صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا بلے کا نشان الیکشن سے پہلے ہم سے چھیننے کی یہ کوشش ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے. لیکن اس ہفتے تو اب خیر ہفتہ تو اختتام پذیر ہو گیا، اب آئندہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے عامر عدنان جو ہے وہ آپ سے کچھ ناراض ہے. نہیں میں اس لیے اب پوائنٹ ایک بڑا اہم آگے جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے ماشاءاللہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ بیرسٹر عدنان حیدر کا سوال کیجیے. بیرسٹر عدنان تو نہیں، میں تو بولو نا یار. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ ان وکلا سے آپ نے پوچھا ہے کہ میرے بھائی جب آپ آف کورس فائل کر دیا آپ نے تو جو مرضی بینچ اس کو سنے گا وہ یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ جب ڈی بی بن گیا تھا تو آپ نے کیوں پشاور ہائی کورٹ کو پاس کیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ عام وکیل جس کا پہلا کیس ہو اس کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی نوعیت میں پہلا دن تو اسی میں گزر جائے گا کہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے تھے، اس کو بائی پاس کیوں کیا. تو یہ جواب ان سے لیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، ہماری بات ہوئی. انہوں نے اپنی درخواست میں بھی یہ لکھا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا اور ان کے مطابق وہ ایک غیر قانونی آرڈر تھا، انہوں نے چیلنج کیا، اور جب اس پہ اسٹے آرڈر ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نیا ریویو کیا گیا اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست پر الیکشن کمیشن کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جو اس کو ریورس کر دیا آرڈر کو، انہوں نے کہا کہ یہ گڑبڑ کی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے بظاہر عدم اعتماد کیا پشاور ہائی کورٹ کے اس ڈویژن بینچ پہ، اور براہ راست وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے. اور فوری طور لیکن عامر صرف ایک اور بات بتائیے مجھے کہ فرض کرو یار کہ ڈویژن بینچ ہی ان کی استدعا منظور کر لیتا، یعنی فرض کرو نمبر 1 یہ. نمبر 2 کہ خدا نخواستہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں یار الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے تو یہ تو براہ راست پہنچ گئے تو یہ اپیل کا بھی ایک حق یہ جو آپ پہلے بھی 2 دفعہ نہیں، یہ آپ کہتے ہیں 2 دفعہ آپ کہہ چکے ہیں، 2 دفعہ چیئرمین کے اپنے کیسز میں کہہ چکے ہیں، انہوں نے وہی بلنڈر یہاں مار دیا. اب لیکن عامر مجھے صرف ایک بات بتاؤ، ابھی جب ہم آن ایئر جانے والے تھے تو اس سے پہلے یہ بات چلی کہ 2 پریس کانفرنسیں ہو رہی بات چلی نہیں، ویڈیوز آئیں سامنے. ویڈیوز آ گئی یار کہ ایک بیرسٹر گوہر صاحب ترجمانی فرما رہے ہیں. گوہر صاحب کی طرف بڑے محتاط ہو گئے کل سے. جی بھائی کل سے میں ان سے بہت ڈر گیا ہوں. وہ آج بھی وہ ڈٹے ہوئے تھے، نصرت جاوید کی تھی خبر. اچھا خیر ان کے وہ سوئی اٹک جاتی ہے غالباً. اچھا لیکن وہاں پہ شیر افضل مروت آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ کے قیدی کا تازہ ترین پیغام لائے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں چیف جسٹس صاحب عزت مآب جسٹس فائز قاضی عیسیٰ صاحب پہ اعتماد نہیں، جبکہ گوہر صاحب دوسری بات کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ میں اگر عام پاکستانی ہوں تو میں ایک عام شہری ہوں، اور خاص طور پر فرض کریں میں تحریک انصاف سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کیا میں سمجھوں کہ کون درست کہہ رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب جو آج مل کے آئے ہیں یا گوہر صاحب جو کل ملے تھے؟ دیکھیے بہت زیادہ تقسیم ہے پی ٹی آئی کے، نہ صرف بیانیے میں اور نہ ہی ان کے ایکشنز میں بھی اور ان کے بیانیے میں بھی.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب بالکل ایک الگ لائن لیے ہوئے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب جو اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو خان صاحب نے پیغام دیا ہے وہ اصل یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. لہٰذا ابھی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو بڑا اعتماد کا اظہار کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ساتھ ہی شیر افضل صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں اپنی الگ پریس کانفرنس کروں گا، اور انہوں نے اسی جگہ کے اوپر پریس کانفرنس کر کے دوبارہ جو ہے وہ ایسے القابات کہے چیف جسٹس کے بارے میں، اور یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور پورا انہوں نے جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا سپریم کورٹ آف لیکن پاکستان عامر کو. کیا ہم عام جرنلسٹ کے طور پر کیا ہم یہ طے کرنے میں حق جانب نہیں ہوں گے، کیونکہ مروت صاحب تو ابھی مل کے آئے ہیں، آج گوہر صاحب کی تو ملاقات کل ہوئی ہے، تو شاید وہ بانی چیئرمین کے خیالات کی زیادہ ترجمانی کی یا ترجمانی کر رہے ہوں. جی بالکل نصرت صاحب، جو 2 دن تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائیو پروسیڈنگز بھی ہوئی، آپ نے بھی دیکھی اور پوری دنیا نے دیکھی، ان کو پورا نریٹ کیا گیا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں جا کر، اور بتایا گیا کہ بڑی تذلیل کی گئی، بڑی زیادتی ہو گئی اور بڑا ظلم ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کورٹ روم نمبر 1 میں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس پروسیڈنگز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے اور عدم اعتماد کر دینا چاہیے. اور ہمارے جو ذرائع انہوں نے یہی بتایا کہ شاید بانی پی ٹی آئی نے یہی ہدایات شیر افضل مروت کے ذریعے ہی دی ہیں کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع کی جائے گی. کیمپین تو پہلے سے تھی. بڑی مہربانی عامر، اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے سمجھ آ گئی، آسکر تو نہیں دین لگے انہوں نے. مجھے آ گئی، مجھے آ گئی. میں نے بھی دس دیو آج جو اکانومسٹ میں جو آج چھپنا یہ انڈیا دے رہا ہے کہ شیر افضل مروت صحیح کہہ رہے ہیں، باتیں اس طرف ہی بڑھ رہی ہیں. اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب کو یہ ٹھیک کریں، وہ ابھی مل کر آئے. گوہر صاحب اور ان کا آپ کا بھی ایک آپس کا مطلب یہ کیا میں مروت صاحب کے ساتھ ہوں، یہ اکانومسٹ کا آرٹیکل پڑھنے کے بعد وہ صحیح کہہ رہے ہیں. گوہر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس میں. ویلکم بیک ناظرین. عمران صاحب، اگر میں نے یہ پروگرام کے ابتدا ہی میں ناظرین آپ سے وعدہ نہ کر رکھا ہوتا تو بخدا میں اس وقت کم از کم 3 یا 4 منٹ ماتم کرتا. ابھی خبر چل رہی ہے کہ 4 روپے اور کچھ پیسے فی یونٹ بجلی میں اضافے کی تجویز آئی ہے. سر یہی عالم رہا تو بخدا یہ ہوگا کہ ہمارے غریب عوام کی اکثریت ہر ہفتے خون کی بوتلیں جو ہے وہ بیچتی ہوئی پائی جائے گی بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے. کاش میں اس پہ زیادہ وقت دے سکتا، لیکن جس مسئلے کو میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کی وقت دوپہر کے تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے مابین برطانیہ کا بہت ہی موقر جی، جو کاروباری دنیا کے لیے بائبل کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے امریکہ کا اخبار وال اسٹریٹ جرنل، جیسے برطانیہ کا اخبار فائنینشل ٹائمز، اسی طرح برطانیہ کا 7 روزہ اکانومسٹ، یہ جو بڑے بڑے پالیسی ساز ہیں، ملٹی نیشنل گروپس ہیں، وہ اس کو بائبل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اس اکانومسٹ میں کسی مضمون کا چھپنا سر کو مذاق کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ویسے جیل میں ہیں، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہ خط لکھا ہے اور یہ چھپا ہے، تو اس کے چھپنے کا بہرحال ایک گولڈ سمتھ فیملی ہے، سلمان صاحب بھی وہاں ہیں، باقی بچے بھی ہیں، تو اثر تو ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں. یہ آرٹیکل لکھتے ہوئے اگرچہ اکانومسٹ کے ایڈیٹر نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو الزامات لگائے ہیں بانی تحریک انصاف نے، اس کی امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی ان کی وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان نے تردید کی ہے. بھائی صاحب اگر تردید کی ہے تو پھر چھاپا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چھاپنا چاہتے تھے، انہوں نے اس میں کچھ تو وزن دیکھا. اس میں یہ پہلی مرتبہ، اور تو بہت جو کچھ نیا ہے نہیں، میں نے پڑھا سب بہت ایک نئی بات ہے.
नहीं मैंने पढ़ लिया है। पहली मर्तबा अपने हाथ से बहुत सोच विचार के बाद, इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद, हाँ। अप्रैल 2022 को गुजरे, बहुत अरसा गुजर गया, एक हवाले से सोचें तो वो जनवरी में दुनिया को इत्तला दे रहे हैं एक मौकर हफ्तरोजा इकोनॉमिस्ट के जरिए कि आफ्टर ऑल के बिलाखिर दी इस्टेब्लिशमेंट, जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने मेरी हुकूमत को हटाने में अहम कलीदी किरदार अदा किया। ये मौक़िफ़ उनका पहले भी है ना सर। यार उसको, लेकिन साथ वो कहते हैं क्यों, कहते हैं कि अमेरिका के कहने में किया, ये भी उनका पुराना मौक़िफ़ है। हाँ तो सारी बातें लेकिन पुरानी साथ में वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमें इसलिए हटाना चाहा, पहले तो कहते थे कि मेरी आजादाना खारजा पॉलिसी इस वजह से कि चूंकि मैं रूस चला गया था। हाँ। आज वो उन्होंने कहा है कि वो मुझसे अड्डे मांग रहे थे। ये बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने कही हुई थी सर। ओ भाई मेरे, इस तरह खुल के पहली मर्तबा तहरीर में बानी तहरीक इंसाफ ये फरमा रहे हैं कि वो एजिटेट हो रहे थे, एक तो मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, लेकिन जिसको की कहते हैं, माई रिफ्यूजल टू प्रोवाइड बेसिस फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेस। ये बात उन्होंने इस तरह कभी नहीं की। उन्होंने बेसिकली कहा कि डोनाल्ड लू के जरिए मुझे ये कहा गया कि जी मैं मॉस्को क्यों गया। हाँ ठीक है ठीक है, ये बात भी कभी थोड़ी बहुत चली थी उसकी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं समझा बात में क्या हो गया इसमें यार कमाल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने लिख दिया। अच्छा, और इससे कुछ नहीं होगा मुझे नहीं लगता, पर क्या हो सकता है इसमें, उनका ओपिनियन है, उन्होंने लिख दिया। अब जाएंगे ना जब शेर अफजल मरवत मिलने, तो यकीन माने जाने और आने से पहले उनकी तकरीबन कपड़े उतरवा कर तलाशी ली जाएगी कि कोई मजबून तो नहीं लेकर जा रहे। क्या बात कर रहे हो यार, जेल में कोई भी आधी रात भी गुजारी हो तो तुम्हें पता हो ना, तुम तो दूसरी तरफ रहे हो ना मजिस्ट्रेटी किस्म की। क्या बातें करते हो यार तुम, ना किया करो ना। बट मैं घबरा गया हूँ वाकई। ये तो और इसमें चलो ये कह देना, वो पूरा साल कहते रहे। वैसे अमेरिकी वाली बात नहीं लिखी, मैंने पढ़ा है इसमें। ओ भाई मेरे, इट वाज 1 2 3 थर्ड पैरा, इट वाज आफ्टर ऑल द एस्टैब्लिशमेंट। इसमें आओ, इसमें a pressure from America, which was becoming agitated with my push for an independent foreign policy and my refusal to provide bases for its armed forces. ये यार मैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपने मुंह से वो मैंने जल्दी में पढ़ा, मिस हो गया। हाँ। अब बाद में फिर ये होगा कि वो बैरिस्टर गौहर साहब कहेंगे कि नुसरत जावेद की दी खबर। ओ भाई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये आपको यकीन है कि खान साहब ये उनके नाम से लिखा है, इमरान खान ने खुद लिखा है? इकोनॉमिस्ट ने खुद लिख के उनका नाम, उन्होंने इनकी तस्वीर भी छापी है, खाका भी छापा है, और आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि मुसन्निफ जो हैं वो इस वक्त जेल में हो सकता है। इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी टाइमिंग। और ये छपता है दोपहर में है, और शाम में आते हैं शेर अफजल मरवत, ओए हट ओए गौहर, बहुत हो गई, मैं दसांगा, मैं दसांगा। उसको रोका जाता है, वो कहते हैं उमर नियाजी आओ, मैं तो नियाजी अंज हो गए। अब तो शरीका बद गया। भाई साहब, इसमें मेरी एक दरख्वास्त है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं जिस वजह से आप परेशान हैं? सर, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ चार्जशीट है, चार्जशीट है। वो ये कहते हैं कि तमाम इदारे यकसू होकर, यकजा होकर, महज इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, मुझे इंतखाब से बाहर रख रहे हैं, आखिरी हदों को छू रहे हैं, जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने। मुझे ये खत इंडिया दे रहा है कि चंद ही रोज बाद शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से ये इत्तला ना आ जाए कि चेयरमैन ने कहा है कि हम इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। मुझे खदशा है। नहीं, वो तो गौहर साहब क्लियर कर चुके हैं ना यार। ओ गए थे अब गौहर साहब नहीं, खुदा की ये ना कहा करें, आप कहें कि मुझे खदशा जी कल तो दिन नहीं होगा बारात, ये नहीं हो सकता ना। बाजों का जब खदशात की भी कोई लिमिट रखे ना सर आप। गौहर साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्लियरली कह चुके हैं पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, तो इस तरह के खदशात ना किया करें। फिर आप कहेंगे गौहर साहब मुझ पर एतराज करते हैं।
اب یہ آرٹیکل گوہر صاحب نے تو نہیں لکھا نا, یہ آپ نصرت جاوید نے لکھا. کیا کرے بانی تحریک انصاف, جس طرح کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے یار بیچارہ وہ, اور 36 دن الیکشن کو رہ گئے, تو اس نے یہی کرنا ہے نا سر. ٹھیک, اب میری اس حوالے سے اب صرف ایک درخواست ہے, چونکہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایسی بات نہیں, دوسرا مجھے خدشہ نہیں کرنا چاہیے. میری ایک درخواست ہے جی, اس میں سر قمر جاوید باجوہ صاحب کو خدا کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے, ان کا تو نام نہیں ہے اس میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رزق دیا ہے, بڑے اچھے آپ نے 6 سال گزارے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کی فراوانی ہے آپ کے پاس. سر آپ کو پورا سال بانی تحریک انصاف پبلک میں کہتے رہے, میر جعفر آپ کو پکارتے رہے. سر جب لوگوں کو, ان کو خیال آیا کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ میر جعفر کون تھا, تو لوگوں کو یہ بھی سمجھاتے رہے کہ میر جعفر نواب سراج الدولہ کا. سر آپ کیا یہ ورثہ لے کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ سر اگر آپ, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ود ان ویک, کہ یہ جب جیسے ہی امریکنوں کی بات ہوئی, ود ان ویکس آف آر گورنمنٹ واز ٹاپلڈ اینڈ آئی ڈسکورڈ, تو میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, تم کہہ رہے تھے نام کہاں لکھا ہوا ہے, میں نے جلدی میں پڑھا, جلدی میں ہی اپنا یعنی 5 گھنٹے لگا کے پڑھا. اینڈ تھرو دی سیکورٹی ایجنسیز بین ورکنگ, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, اگر آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پہ جھوٹا الزام ہے, تو سر برطانیہ میں تو ڈیمیجز آپ جانتے ہیں نا, ٹھیک ٹھاک, کیا کریں وہ ڈیمیجز کا دعویٰ کریں. یار آپ یہ مشورے آپ دیں, کیوں نہیں کریں بھائی؟ اچھا کیا وہ اس الزام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو الزام لگتے رہتے ہیں یار, اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. میر جعفر تے میرے بچے جڑے نو کہنا, اچھا میر جعفر دا پتر, کہ آخر تے اس کندر مرزا ہو کے پاکستان کا صدر ہو جائے, یہ چاہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, پھر آپ کی چوائس ہے جی. میں تو ایک درد مند پاکستانی کے طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس ادارے نے آپ کو اتنا مقام دیا, اور جس کی وجہ سے آپ 3 سال نہیں 6 سال تک سیاہ و سفید کے مالک رہے, اس کی عزت بچانے کے لیے ایک عام شہری. چلو اللہ کرے جو آپ کا مشورہ سن لیں یا مان لیں. میرا سوال ہے یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے, آپ ہوتے اس سچویشن میں, آپ نے تو بانی تحریک انصاف کو چارج شیٹ, ان پہ چارج شیٹ کر دی. میں نے ان پہ نہیں, ان کو ایک موقع ملتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ناؤ, دیکھو میں بہت کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات کلیئر ہو جائے. اس مضمون لکھنے کا موقع ملتا, آپ جیل میں ہوتے تو کیا لکھتے اس مضمون میں جو ہوئی ہیں اس کے ساتھ بیتی, جو پائی میں لکھ بھی لینا نا, اللہ پاک دی قسمیں ہو کسے حفظ روزہ لحافظ پینی سے چھپنا, ادھر یہ ضروری سی پہلے لندن چ میری کو واقفیت تو ہے نا, ان کو پتا کہ چھپ رہا ہے, سمجھ آئی نا. اور دیکھو ٹائمنگ, وہ چھپتا ہے, اور شیر افضل مرد, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. لیکن آف کورس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے, denials are not going to work, there should be some credible inquiry to find کہ کیا باقی امریکہ ہم سے فوجی اڈے مانگ رہا تھا اور سابقہ حکومت اس سے انکار کر رہی تھی. یہ اس بات کو کلیئر ہو سکتی ہے, اس کو کلیئر کیا جائے once and for all. بانی صاحب پہلے کٹے نہیں سن بننے جا رہے, تجھ نواں کٹا کھولتا ہے. میں اچھا صاحب بریک لے, میں کچھ نہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. جناب علی عرض یہ ہے جی کہ یہ جو آرٹیکل جو میں نے کوٹ کیا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے جی. اکانومسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو 2,11,000 لوگ ابھی تک پڑھ چکے ہیں, ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں جی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے, یہ ہے بین الاقوامی فضا, اور اس صورتحال میں اگر ہم اپنے ٹی وی کی سکرینوں پر یہ نہ بتائیں کہ پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور معاملات اتنے بھی یک طرفہ نہیں ہیں, تحریک انصاف کے امیدوار بھی میدان میں موجود ہیں, ان کے مقابلے میں بھی افراد ہیں, اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مایوس بھی ہے انتخابی عمل سے, لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہے جو کہتی ہے کہ ہاں جی ہم اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ہیں. اس میں پتہ نہیں کس نے ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جی روک دیا جائے ٹیلی ویژن والوں کو کہ یہ حلقوں میں نہ جائیں, لوگوں سے گفتگو نہ کریں. سر غلط وہ ہے جہاں پہ فرض کریں عدنان حیدر کسی حلقے میں گیا ہے, اس کے انٹرو اور ایکسٹرو کرتے ہوئے یہ کہے
और नाजरीन इस हल्के से फलां जमात का फलां उम्मीदवार इतने फीसद वोट लेकर जीत गया। रहा है और ये है जी चार्ट। अगर वो जाकर सिर्फ वहां पे ये देख रहा है कि यार लोगों का मूड क्या है, तो बहरहाल हम तो दाद फरियाद कर सकते हैं। हमने कभी भी हम जब भी अदनान हैदर हलकों में जाएंगे, ये कभी भी ना परसेंटेज देंगे, ना ये कहेंगे और ना ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो मूड चल रहा है बताएंगे। मुजफ्फरगढ़ ये गए थे, वहाँ इन्होंने जो लोगों के दिलों में है, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको हमने एज इट इज बयान कर दिया है, ये तय किए बगैर कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो सुनते हैं क्या कहा मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने। हमारा वोट जमशेद दस्ती का है। जमशेद दस्ती जमशेद दस्ती साहब को क्यों देना है? शेख दस्ती गरीबों के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं। टीएलपी को देना है? टीएलपी जीत सकती है इलेक्शन? क्यों नहीं जीतेगी? मैंने सुना पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनका बहुत वोट है। टीएलपी का बड़ा वोट है। अच्छा, इरादा तो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ को क्यों देना वोट आपने? वो अच्छा बंदा है। मैं वोट किसी को दूंगा, ये तमाम लोग लोटे हैं और बेकार लोग हैं। ये हमारे पाकिस्तान के हम गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। कोई बाहर मुल्क भाग जाता है, कोई ये करता है, कोई वो। अभी ये सारे एक थे, अब जब इलेक्शन का दौर है ये सारे दुश्मन बन गए। नवाज शरीफ, अपना जरदारी साहब। किसी को ही नहीं लेंगे। अरे किसी एक को तो दे दो ना। सर किसको देंगे वोट? हम देंगे भाई। किसको? मलिक कसवर लंगड़ियाल को। आजाद लड़ रहे हैं? जी जी, आजाद लड़ रहे हैं, उनको क्यों देंगे वोट आप? ये हमारे हल्के के हैं उधर के। अच्छा, काम शाम करते हैं वो? जी लोगों से मिलते हैं? जी मिलते हैं। हमारे इलाके में उसने रोडें भी बनवाई हैं। मैं पीटीआई को वोट दूंगा। कि नहीं जी, पीटीआई का जो है वो है, जो भी है, जो से क्या मुराद है वो उसको नहीं पता। हाँ, नहीं पता। जो का उसको नहीं पता। अवेयरनेस उसकी कुछ भी नहीं है। बस ये पता है कि पार्टी का टिकट मिल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। आपको एजुकेशन दिया तो आप उसको डेवलप भी तो करें ना, किसी फोरम पे तो डेवलप करें। यहाँ पे सारे भाई सियासत तो अभी गोल है। सियासत गोल है? सियासत नहीं, गोल। दुनिया गोल तो सुनी थी, ये सियासत सियासत भी गोल है। हमने कर दी जब सियासत होती गोल है। नहीं, हमने कर दी है। साढ़े हल्के का जिम्मेदार है मियाँ इमरान कुरैश। बस आजाद पार्टी जा गया मंसूर खान। मंसूर खान को देना है, जीत सकते हैं वो? इंशाल्लाह जीते से। पीटीआई। पीटीआई को कौन लड़ रहा है यहाँ से पीटीआई पे? जमशेद दस्ती। हम भी पीटीआई वाले हैं। जमशेद दस्ती? जमशेद दस्ती है। उनकी तो जाली डिग्री निकल आई थी। जाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है जरा। शेर, बबर शेर। कौन है बबर शेर? नवाज शरीफ। खंबे को जनाब वो टिकट दे दे, हम इस खंबे को मोहर लगा देंगे। वैसे ये जज्बाती बात है। नहीं जज्बाती नहीं, ये दिल की बात है। हमारा जीना मरना नून लीग के साथ है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आपके रोड बनाए हैं, आपके मोटरवे बनाए हैं, आपका तैयबुर्दगान बनाया है, क्या क्या काम किए हैं। लीडर कौन बनाता है? रोड जो है ना ये लोग बनाते हैं आगे। लोग बनाते हैं रोड है। आवाम जो है ना शौर को छोड़ के ना अपने पेट को देखती है कि अगर काम होगा, ऐसी चीजें बनेंगी, काम होगा तो रोजगार चलेगा, घर चलेगा। पाकिस्तान तरीके से किसको दोगे वोट दोस्त? वोट नून लीग का, नून लीग को देना। वाह नवाज वाह। शरीफ को। नवाज शरीफ क्यों पसंद है? नवाज शरीफ काम करवाता है सारे। क्या क्या काम करवाए? सब मोटरवे उसने बनाई है, सारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारा वही लाता है। बात यह है, अब एक बंदे को हम होटल पे खड़ा कर दे अनजाने को, उसको क्या पता कैसे चलाना है, उसको क्या पता मुल्क को कैसे चलाना है। अरे नहीं यार, वो एक सियासी लीडर है। नहीं है लीडर, वो कैप्टन है, वो खिलाड़ी है। सियासत उसको आती नहीं करना है। 3.5 साल वजीर आजम रहा है यार, आपको पता नहीं? 3 साल में उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। पीटीआई को देंगे, क्यों देंगे? बस हमारी मर्जी। पीटीआई को देंगे। हम देंगे अकरम खान चांडिया को। चांडिया साहब को देंगे। काम करेंगे वो? इंशाल्लाह काम करते हैं, हमारे मोहल्ले का काम करते हैं चांडिया साहब। तरीके इंसाफ ने क्या ऐसा किया है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी? सर तरीके इंसाफ ने शुरू में आवाम के लिए बहुत कुछ के लिए, मिसाल के तौर पे सेहत कार्ड बनवाए, ये भी आवाम के लिए है। लंगर खाने बनवाए आवाम के लिए। नवाज शरीफ को। नून लीग को? जी पीटीआई है तकरीबन। पीपल्स पार्टी नहीं? नहीं नून लीग नहीं? नहीं, पीटीआई। जमशेद दस्ती को। जमशेद दस्ती साहब को क्यों देंगे? हमारे बिरादरी का भी है, अच्छा लीडर भी है। पीटीआई को क्यों? दिल कह रहा है बस। वोट लेके चले जाते फिर सलाम ही नहीं करते क्या। नून लीग को देंगे। शेर नवाज शरीफ को। नून लीग को देंगे? हाँ नून लीग। पाकिस्तान में अच्छे होते तो सारा काम अच्छा होता। कौन सी जमात है जो इस मुल्क के गरीबों की मदद करती है? तहरीक इंसाफ, नून लीग या पीपल्स पार्टी? कोई नहीं देना कहीं को। मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ने क्या काम किए हैं ऐसे? काम करे या ना करे, साढ़े मुस्लिम लीग को बस।
नाज़रीन, PP 272 से मियां सलीम असगर मकबल साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और ये मुजफ्फरगढ़ शहर इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पिछले साल भी यहाँ से, जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो 3 MNAs यहाँ से मुंतखब हुए थे 3 हल्कों से, तो एक बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाया जाता है। अभी भी उम्मीद ये कर रही है कि उस पार्टी की यहाँ से दोबारा 3 से ज़्यादा नशिस्तें वो जीत सकती हैं NA की। तो हम जरा बात करते हैं सलीम असगर मकबल साहब के फर्जंद है हमारे साथ। सर ये बताएं कैसी तैयारी है आपके हल्के में? हाँ जी, तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि 3 हल्के तो PP ने विन किए थे, इसमें से एक पीपल पार्टी NA के विन किए थे, और एक NA की सीट पे रनर अप भी PP की तरफ से थे, और 2 MPA की सीट पे रनर अप भी पीपल पार्टी की तरफ से थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी तैयारी पहले से बहुत बेहतर है। बहुत सारे नए ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ग्रुप्स की भी सियासत होती है, उन्होंने हमारे ग्रुप्स इसमें पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो इस दफ़ा आप देखें, अभी तक किसी की कोई विंग और कोई किसी का पैनल क्लियर नहीं है। पीपल पार्टी वैद इस टाइम जिला में है कि उसकी नून लीग का तो क्लियर है नहीं, बहुत सारी जगहों पे नून लीग का भी अभी टिकटों नून लीग भी क्लियर नहीं है। जी, उनके अभी टिकटों के फैसले होने हैं। बहुत सारी जगहों पे 3 से 4 उम्मीदवार आए हुए हैं, अभी उनका बोर्ड बैठा हुआ, अभी उनके आपस में लड़ाई झगड़े इस टाइम अरूज पे हैं। पीपल पार्टी बाकायदा अपनी कैंपेन में लगी हुई है। हम यहाँ पर डोर आप समझते हैं कि पिछली नशिस्तें भी रिकवर करेगी और नई नशिस्तें भी इसमें डाल सकती हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखेंगे, जैसे कहा जाता है ये मिनी लड़काना है, और इंशाल्लाह इस दफा हम साबित करेंगे और रिजल्ट से साबित करेंगे, और नतायज इंशाल्लाह बोलेंगे इस दफा जिले में। सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस सैफ नगर एंड खानगढ़, ये मुजफ्फरगढ़ जो है बड़ा मुतहर्रिक है पीपल्स पार्टी को लेके भी और सोशल मीडिया को लेके भी, क्योंकि बड़ा ताना दिया जाता था कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है उस पर बहुत मुतहर्रिक है। सो पीपल्स पार्टी ने इस बारे में सोच लिया। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, मलिक वसीम रज़ाक साहब, सर आज मैं भी फोटो में बहुत खूबसूरत नजर आता हूँ, तो आप तो वाकई खूबसूरत हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं क्या थी ये कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया? ये सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये फर्स्ट टाइम मुनक्किद तो नहीं की गई। हमने 2020 में भी उस वक्त सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है, हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया में। नहीं, ये फर्स्ट टाइम जो है ना, हमने साउथ पंजाब में नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब ने स्टार्ट किया था। उसमें यह था कि हमने सिंध से भी अपने गेस्ट बुलाए थे, जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे और सूबे के सेक्रेटरी इत्तलात थे, सारों को यहाँ पे इकट्ठा किया था। उस वक्त यहाँ पे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थी अद्दी नफीसा शाह साहबा, वो भी आई थी, मौला बख्श चांडियो साहब आए थे, और साथ में शाहजियादा मरी साहब आई थी, और इधर से। आप समझते हैं कभी कभी सोशल मीडिया का जो सियासी इस्तेमाल है वो अपने मफाद के लिए भी हो जाता है, भाई दूसरे को अजाब में डाल दो और अपने मफाद निकाल लो? नहीं, इसमें ये होता है कि जो हम सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें मैक्सिमम ये हम कोशिश करते हैं कि इसको पॉजिटिव लेके जाया जाए। वोट किसको देंगे? पीपल पार्टी को। जी, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब इंशाल्लाह जी। क्यों जीतेंगे नवाब साहब को? क्यों लोग वोट देंगे? जी, नवाब साहब के आवाम के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है जी। यहाँ दुख सुख में शरीक होते हैं, उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट्स के थोड़े मौका मिला है इन्हें। यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम हुए ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं किए, और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब मजबूत कैंडिडेट है इंशाल्लाह, मजबूत कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट? इफ्तिखार खान पीपल पार्टी। मंसूर खान। मैंने सुना जमशेद दस्ती। नहीं, मंसूर खान। मंसूर खान को देंगे जी वोट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कि किसी को ना दे वो अच्छा है, ये तो ना में जो है ना वो बहुत तंग किया हुआ है, धोखा दिया आपको। आपने धोखा दिया हुआ है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे वोट? क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द जमात है। वोट तो है तो बेटी आएगा। बेनजीर को। बेनजीर साहिबा को वोट दिया। क्यों लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं यहाँ मेरे दोस्त? वजह क्या है इसकी? हक के चन्ना पैसे रहना गरीब को ओके वाले काम आना वो वाले वोट हमको देते हैं पूरी आवाम। मोट जिले नवाब में जाने उन्होंने मोट जिले सारा काम नहीं थे, तो जा नवाब में गुड़े से पहले के बुरी था, पहले नवाब में गुड़े थे। इस दफा किसको देंगे? एक बार ये दस्ती गुड़े सू कौन मियां समीर भुट्टो को? NA पे किसको देंगे? जमशेद दस्ती को। तहरीक इंसाफ को। NA 176 में मजबूत उम्मीदवार कौन है तहरीक इंसाफ का? यहाँ इस पे तो यहाँ पे है मंसूर खान। हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? जो आता है सब अपना ही पूरा करता है ना, यानी गरीब की बात कर रहे हैं सारे। फायदा नहीं होता ना, गरीब आवाम को तो कोई फायदा नहीं होता है। नवाज शरीफ ने कहा मैं गुर्बत मुका दूंगा, तो मुकाएंगे उसे भी वोट नहीं, अभी कहेंगे उसके बाद नहीं है ना, गरीब तंग है, सब अपना पूरा करता है। गरीब किसको देंगे? जस्टिस है आपको। TLP को। TLP को। कौन है तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार यहाँ? डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख। तहरीक इंसाफ देंगे तो इसी को देंगे, वरना किसी को नहीं देंगे। नवाब को।
पीपल्स पार्टी को। भाई बेटिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ ही शेर है। इस हल्के में नवाब ज्यादा इफ्तिखार है मन खां। तो आप सब जीतेंगे पीपल्स पार्टी। ये पीपल पार्टी ठीक बनी। असह मजदूर बनो। मजदूर का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई नहीं होता है। नहीं होता है सर। मैंने पूछो ना, असा सिर्फ मजदूरी करने असा पा आटा कमाने वाला है। जिन्हें आटा गिनने मैंने जी मजदूरी साकू मिलती है, आटा तो आधा किलो गेहूं पैसे खत्म। ना बच्चे ना कोई मुस्तकबिल बना सकते हैं, ना उन्होंने पढ़ाई तालीम दे सकते हैं, ना उन्होंने दवा इलाज कर सकते हैं, ना कपड़ा गिन सकते हैं। निके निके बच्चे हैं, 7,000 रुपये मान अट्टा है। बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो, हम कहाँ से खाएं? तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ को। आपको कप्तान पसंद है? हाँ जी। पहले किसको दिया था? पहले पैसे ही को दिया था। नहीं देना। क्या सहूलत दी है? जो हुकूमत है कौन सी सहूलत दी है? वो कहते हैं रोटी पहले 5 रुपए की थी, 20 रुपए की दे रहे हैं, वो होटल वाला खड़ा है। 20 रुपए की एक रोटी। हाँ जी। सर वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल तरीके इंसाफ को देंगे। तरीके इंसाफ। कौन है उम्मीदवार यहाँ? उम्मीदवार अभी कोई यहाँ पे आया नहीं है हमारे पास। पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। हाँ जी। और मुस्लिम एक नून को देंगे। नून लीग को। ये सारे पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ वाले। असल मुस्लिम लीग नून है। व्हाट अ फ्लेवर सर हैं, हर तरफ से लोग। जी भैया, लेकिन आप ये देखें कि इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। अच्छा। कि आप हलकों में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो सोशल मीडिया पे आपको होता है कि जी जैसे हैं जो सर्वेज हो रहे हैं उसके मुकाबले में रियलिटी क्या है। अब यही जो मैं जिस मजमून की बात बता रहा हूँ उसमें खुद साहिब मजमून ने लिखा है कि जी हाल ही में दिसंबर में, यानी ये मजमून उन्होंने कल परसों भिजवाया है, एक यानी कि जी आप ये पतन या पैटर्न कोएलिशन इन्होंने एक पोल किया है। इसके मुताबिक पतन है सर ये। हाँ यानी पतन मेरी जमात की 66% हिमायत है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कल गौहर साहब 80% कह रहे थे। अब उन्होंने जरा कम कर दी है। तो अर्ज सिर्फ ये है। दूसरी एक वजाहत बहुत ज़रूरी है, हमें देखने वाले कहेंगे कि जी आप इधर मुजफ्फरगढ़ में थे, ये जब अदनान वहाँ गए हुए थे जी उस वक्त दस्ती साहब के साथ वो वाक़या नहीं हुआ था जिसका वो तस्करा करते रहे हैं, जिसका वो क्लेम कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके कागजात नामजदगी के बारे में भी अभी कोल्ड चेन वहाँ पे नहीं थी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अर्ज मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि अब आप यहाँ पे आपको ये देखें, नहीं आपको 40 सेकंड का, आपको ये सिर्फ ये एक शहर का विजिट, जनूबी पंजाब के एक मुजफ्फरगढ़ को छोटा शहर नहीं है, यहाँ पे एहसास हो रहा है कि मुकाबला यकतरफा नहीं है। मुकाबला यकतरफा शायद ईसा खेल और के अलावा कहीं नहीं मिला। वही ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम जाकर ये चीजें दिखाएंगे नहीं तो कैसे? फिर तो उनका ये क्लेम जो वो दुनिया के सामने कर रहे हैं वो दुरुस्त ही साबित होगा। जो मजमून लिखा जा रहा है वो सच साबित हो जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और अपने वोट को भी ख्याल रखिएगा। नुसरत साहब और मुझे इजाजत दीजिए। अब शायद हमें ये सोमवार को देखना इनको हमारा चेहरा नसीब होगा। आमीन। अगर ये किसी और। अल्लाह हाफ़िज़।